उसने मेरी नाइटी फाड़ दी और मैं बिल्कुल बिना कुछ पहने हुए उसके सामने आ गई और फिर वह मेरी तरफ आगे बढ़ा। उसने जैसे ही मेरे ऊपर अपना हाथ रखा, मैं पसीने में तरबतर हो गई और घबराई हुई झट से उठकर बैठ गई। मेरा ये सपना कोई सपना नहीं, बल्कि ये मेरी हकीकत है। मेरे अतीत में मेरे साथ उस आदमी ने रिजॉर्ट के उस रूम में मेरी इज्जत तार तार करने के लिए जो मेरे साथ किया था, उसे मैं आज तक भूल नहीं पाई हूँ। और लगभग हर रोज़ रात को मेरा वह अतीत बार बार मेरे सपने में आकर मेरी रूह कपा देता था। जब उस रात उस आदमी ने मुझे बेहाल कर दिया था। मेरा नाम सपना है। मैं 26 साल की एक बिजनेस वुमन हूँ। मेरे पति का नाम अर्णव है। वह एक बिजनेसमैन है। मैं उनके साथ ही मिलकर रिजॉर्ट के बिजनेस में काम कर रही हूँ। हमारे मुंबई, बेंगलोर और गोवा, इन सभी जगह पर कई सारे रिजॉर्ट्स हैं जिनको मैं और मेरे हस्बैंड ही मिलकर संभाल रहे हैं। आज शाम को हमारे यहाँ पर इसी बिजनेस के रिलेटेड ही एक पार्टी है जिसमें शहर के कई बड़े बड़े लोग और हमारे रिजॉर्ट में इन्वेस्ट करने वाले जो इन्वेस्टर्स थे वह भी आ रहे हैं। शाम को जैसे ही पार्टी स्टार्ट हुई, मेरे पति अर्णव मुझे रूम में लेने के लिए आए। वह मुझे देखकर हक्के बक्के रह गए। बोले, सपना, तुम तो आज वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही हो। ऐसा लगता है कि जैसे तुम दिन पर दिन और भी ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। मैंने कहा, आपको तो बस बातें बनाने को चाहिए। चलिए अच्छा, बहुत देर हो चुकी है, अब हमें नीचे चलना चाहिए। वहाँ सभी लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं नीचे पहुँची तो सभी से मुलाकात करने लगी। अभी मैं सबसे हाय हेलो कर ही रही थी कि तभी मेरी नज़र एक शख्स पर पड़ी और उसे देख कर के तो मेरे पैर ही जम गए। मेरा अतीत अचानक से मेरी आंखों के सामने तैरने लगा था। मैं डर के कारण पीछे हटने लगी और इधर उधर छुपने की कोशिश करने लगी कि तभी अचानक से मैं जैसे ही पीछे हट रही थी, वहाँ पर अर्णव आ गए और मैं उनसे टकरा गई। वह मुझसे बोले, क्या बात है सपना, तुम इस तरह से पीछे क्यों बढ़ रही हो? जब मैं पीछे पलटी तो मेरे माथे पर पसीना देखकर वह चौंक गए। वह बोले, क्या हुआ? क्या कोई बात है जिससे तुम परेशान हो? मुझे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने बहाना बनाते हुए कहा कि वो दरअसल मुझे अपनी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। तो अर्णव ने कहा, ठीक है, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। कुछ देर में मैं सभी गेस्ट से मिलकर डॉक्टर को तुम्हारे पास लेकर आता हूँ। मैंने कहा, नहीं, मुझे डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा आराम कर लूँगी तो अपने आप ही ठीक हो जाऊँगी। अर्णव बोले, वैसे तो मैं तुम्हें अपने रिजॉर्ट में इन्वेस्ट करने वाले नए इन्वेस्टर से आज मिलाना चाहता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगली बार ही ये मुलाकात सही। मैं तुरंत ही तेज कदमों के साथ अपने कमरे में पहुंची और फिर मैंने चैन की सांस ली। अब तो मुझे ये सोच सोच कर घबराहट होने लगी थी कि आखिर वह आदमी आज हमारे घर की पार्टी में कर क्या रहा था। मुझे बहुत बुरी तरह से डर सताने लगा कि कहीं अर्णव को मेरे अतीत के बारे में सब कुछ पता ना चल गया हो तो फिर क्या होगा। जैसे तैसे करके तो मैंने इतने समय से अपने अतीत के इस भयानक सच को अर्णव से छुपा कर रखा था। अगर उसे सब कुछ पता चल गया तो क्या वह मुझे तलाक दे देंगे? उस पूरी रात मैं चैन से सो नहीं पाई। मैं उस दिन को याद करने लगी जब मैं नौकरी के लिए दर दर भटक रही थी। एक रात जब मैं अपने कमरे पर लौट रही थी तो अचानक से तेज़ बारिश शुरू हो गई कि तभी जब मैं एक पेड़ के पास आसरा लेने के लिए पहुंची, वहीं पर मैंने देखा कि वहां एक आदमी घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके सर से बहुत खून निकल रहा था। मैंने यहाँ वहाँ देखा तो कुछ दूर मुझे एक गाड़ी दिखाई दी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। मुझे जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैंने तुरंत ही एक टैक्सी को रोका और फिर उस आदमी को अपने साथ लेकर मैं अस्पताल पहुंची। तकरीबन 4-5 घंटे के बाद जब वह उस आदमी को होश आया तो उसने अपने घर वालों को वहां पर बुला लिया था। उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि उसे यहाँ लेकर मैं आई थी। वह आदमी और कोई नहीं, अर्णव ही था। अर्णव ने और उसके परिवार ने मेरा बहुत बहुत शुक्रिया कहा। मैं तब नहीं जानती थी कि अर्णव इतने पैसे वाले इंसान हैं, क्योंकि इतने पैसे वाले इंसान को मैंने इतना डाउन टू अर्थ कभी देखा ही नहीं था। अर्णव का कहना था कि मैंने उसे दूसरी ज़िंदगी दी है। अगर उस रात मैं उसे वहाँ से उठाकर सही समय पर अस्पताल लेकर ना आती तो वह आज ज़िंदा ना होते। जब तक अर्णव हॉस्पिटल में एडमिट रहे तब तक मैं उनसे हर रोज़ मिलने जाती रही थी। एक दिन बातों ही बातों में उन्होंने मुझे मेरे बारे में सब कुछ पूछ लिया। मैंने भी उन्हें सब कुछ बता दिया था।
जब उन्हें पता चला कि मुझे इस वक्त काम की तलाश है तो उन्होंने मुझे नौकरी ऑफ़र की, जिसे मैंने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। अर्नब के साथ 1 साल काम करते हुए मुझे कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं एक गरीब इंसान हूँ और मेरी कोई इज्जत नहीं है। एक दिन अचानक मेरी ज़िंदगी ने वह मोड़ लिया जिसके बारे में मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अर्नब ने मुझसे अपने प्यार का इजहार कर दिया। मैंने उन्हें उस वक्त बहुत मना किया कि आपका और मेरा तो कोई मेल ही नहीं है, लेकिन वह इन सब बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे और उन्होंने मुझे जैसे तैसे मना लिया। हालांकि सच तो ये था कि मैं भी अर्नब को दिल ही दिल में चाहने लगी थी, क्योंकि उनकी सादगी और भोलापन देखकर मैं उनसे दूर रह ही नहीं पा रही थी। मैं भी उन पर कब अपनी जान छिड़कने लगी थी मुझे खुद ही नहीं पता चला था। वह थे ही इतने अच्छे इंसान कि कोई भी उनसे प्यार किए बिना रह ही नहीं सकता था, लेकिन क्योंकि हमारे बीच स्टेटस का इतना फासला था कि मैंने इस वजह से अपने प्यार को दिल में दफन कर लिया था। लेकिन अर्नब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे न सिर्फ अर्नब ने अपने दिल से अपनाया, बल्कि उनके परिवार ने भी खुले हाथों से मेरा खुशी खुशी स्वागत किया। मैंने अपने अतीत के बारे में अर्नब से कभी कुछ नहीं छुपाया था, सिवाय बस एक बात के, और आज मेरे अतीत का वही छुपा हुआ राज मेरी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया था। अगले दिन तक मैंने खुद को अच्छे से समझाया कि मैं बेकार ही इतना परेशान हो रही हूँ। वह सिर्फ एक इत्तेफाक था कि वह आदमी मेरी पार्टी में शामिल हो गया था। मुझे इतना ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3-4 दिन के बाद हमारे नए इन्वेस्टर के साथ हमारी मीटिंग होनी थी, जिसमें मैं अर्नब के साथ गई हुई थी। कुछ देर के इंतज़ार के बाद जब वह नहीं आए तो अर्नब ने कहा कि मैं ज़रा बाहर देख कर आता हूँ। मैं भी थोड़ी देर के लिए इधर उधर टहलने लगी और बाहर निकल आई। तभी मेरी नज़र फिर से उस आदमी पर पड़ी। वह आदमी अर्नब के साथ ही हंसता मुस्कुराता हुआ बात करता हुआ मीटिंग के रूम की तरफ आगे बढ़ रहा था। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं तुरंत ही पास पड़ी हुई डेस्क के नीचे घुसकर बैठ गई और वह दोनों फिर मीटिंग रूम के अंदर चले गए। उनके अंदर जाते ही मैं फुर्ती से बाहर की तरफ भागी और गाड़ी में बैठकर घर आ गई। अर्नब का मेरे पास लगातार फ़ोन आए ही चला जा रहा था। घर पहुंचकर मैंने उनका फ़ोन उठाया तो वो परेशान होते हुए बोला कि तुम ऐसे अचानक से कहाँ चली गई सपना, मैं तुम्हें कब से कॉल लगा रहा हूँ। मैंने कहा दरअसल मेरी आज फिर से अचानक तबीयत बिगड़ गई है और इसीलिए मैं जल्दबाजी में घर पर आ गई हूँ। जब मैंने अपनी तबीयत की बात अर्नब को बताई तो वह थोड़ा परेशान हो गए। वह बोले आखिर ऐसा भी क्या हो गया है कि आए दिन अब तुम्हारी तबीयत बार बार बिगड़ रही है। मैं जल्दी से मीटिंग ख़त्म करके डॉक्टर को अब साथ लेकर ही आऊँगा। मैंने तुमसे उसी दिन कहा था कि डॉक्टर को दिखा लो, लेकिन तुम तो ना तो मेरी कोई बात सुनती हो और ना ही अपनी ज़रा सी भी केयर करती हो। लेकिन अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगा। इसके बाद अर्नब ने फ़ोन काट दिया। शाम को जब अर्नब घर आए तो डॉक्टर को अपने साथ ही लेकर आए। डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा फिक्र की कोई बात नहीं है, शायद इन्हें कोई टेंशन है जिसकी वजह से इनका थोड़ा बीपी बढ़ा हुआ है। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, आप उन्हें ले आइएगा और ये उन्हें समय से खा लें और आराम करें। अर्नब ने मुझसे पूछा कि क्या बात है सपना, तुम क्यों परेशान हो? तो मैंने उनकी बातों को टाल दिया। 2-3 हफ्ते तक मैं घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आखिर मैं अपने सभी ज़रूरी कामों को ऐसे टाल कर कब तक घर में बैठी रहूँगी। अब तो उस इन्वेस्टर के साथ मीटिंग हो चुकी है और अब वह इस शहर से जा चुका होगा, इसीलिए अब मुझे पहले की तरह ही अपने बिजनेस को संभालना होगा। अगले दिन मैं तैयार होकर ऑफिस पहुंची और अपने कैबिन में जाकर सारे कामों को अच्छे से देखने लगी। अभी मैं सारी फाइलों को उलट पलट कर देख ही रही थी कि तभी 15 मिनट के बाद ही मेरी सेक्रेटरी मेरे कैबिन में आई और मुझसे बोली, मैडम दरअसल अर्नब सर अभी ऑफिस में नहीं हैं, तो क्या आप हमारे नए पार्टनर से मिल सकती हैं? अर्नब सर को आने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। मैंने कहा बिल्कुल, आप उन्हें मेरे कैबिन में ही ले आइए। जैसे ही मेरी सेक्रेटरी उस इंसान को कैबिन में लेकर आई, मेरे तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि वह और कोई नहीं था, वह हमारा वही न्यू इन्वेस्टर था जिससे मिलने से मैं अब तक बच रही थी।
जिस तरह से मैंने पहली नज़र में ही उसे पहचान लिया था, ठीक उसी तरह से उसने भी मुझे पहली नज़र में देखते ही पहचान लिया था। और चौंक कर उसने मेरी सेक्रेटरी से बोला, तो ये हैं मिसेज अर्नब सिंघानिया? मेरे सेक्रेटरी ने कहा, जी हाँ, यही हैं। फिर वह बड़े ही मजाकिया लहजे में बोला, वाओ दैट्स ग्रेट। अब तो मिस्टर अर्नब सिंघानिया से यहाँ से मुलाकात करके ही जानी होगी, क्योंकि आखिर अब हम दोनों पार्टनर जो बनने वाले हैं, तो फिर उनका भला सोचना मेरा फ़र्ज़ बनता है। वह तुरंत ही कैबिन से बाहर निकले। मैं भी घबराकर उसके पीछे पीछे गई ताकि मैं उसे रोक सकूं, लेकिन तभी सामने से मुझे अर्नब आता हुआ दिखा और वह शख्स जिसका नाम रजत कपूर था, वह लपक कर मेरे पति के पास पहुंचा और अर्नब को सामने बने कैबिन में लेकर चला गया। मैं भी फुर्ती से उनके कैबिन के बाहर पहुंची, तो उसके बाद मैंने वहाँ जो कुछ भी सुना उससे मैं पसीने से तरबतर हो गई थी। मेरे हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। रजत ने मेरे पति से कहा कि क्या वह जानता है कि उसने किससे शादी की है। मेरे पति ने कहा कि आप मुझसे यहाँ मीटिंग करने के लिए आए थे, फिर आप ये मुझसे किस तरह की बातें कर रहे हैं? हम प्रोफेशनल पार्टनर हैं, पर्सनल नहीं। तो फिर आप ये सब बातें मुझसे क्यों कर रहे हैं? वह बड़े ही मजाकिया लहजे में कहने लगा, क्योंकि दरअसल मैं आपका शुभ चिंतक भी हूँ, इसीलिए मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप जानते हैं अपनी पत्नी के बारे में? तो मेरे पति ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा कि जी हाँ, मैं अपनी पत्नी के बारे में सब कुछ जानता हूँ और उसके साथ मैं बहुत खुश भी हूँ। लेकिन उस रजत को अभी भी यकीन नहीं था, इसीलिए वह बोला, तो फिर इसका मतलब तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारी बीवी सपना पहले एक रूम क्लीनर थी और रिजॉर्ट में रूम क्लीनिंग का काम करती थी। अर्नब ने उस वक्त थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहा कि हाँ, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन तुम ये सब बातें इस वक्त मुझसे क्यों कर रहे हो? रजत ने कहा कि अरे वाह, फिर तो तुम बहुत ही बड़े दिल वाले निकले। लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि तुम्हारी पत्नी उस रिजॉर्ट में आने वाले अमीर आदमियों को किस तरह से अपने प्रेम के जाल में फंसाने की कोशिश किया करती थी, ताकि वह भी हमारी तरह ही अमीर बन सके? उसने कई शिकार करने की कोशिश किए थे, जिनमें से एक मैं भी था, लेकिन मैं उसकी चाल में नहीं फंसा, तो उसने मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर मेरी पत्नी से तलाक करवा दिया था। लेकिन देखो, उसकी मेहनत रंग लाई। इतने सारे लोगों पर जाल बिछाने के बाद आखिर उसने तुम्हारे जैसी बड़ी मछली को अपने जाल में फंसा ही लिया और आज वह करोड़ों की मालकिन बनी बैठी है। और तो और इतने बड़े बिजनेस की 50% की पार्टनर भी बन गई है। वाकई में मानना पड़ेगा उस औरत के दिमाग को। अर्नब ने गुस्से से चिल्लाकर कहा कि तुम अपनी ये बकवास अभी के अभी बंद करो। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि सपना ने मुझसे शादी नहीं की, बल्कि मैंने सपना से शादी की है। उसने कभी भी मुझसे अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज़ किया था। वह तो मुझसे शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं थी। उसका तो यही कहना था कि उसकी और मेरी कोई बराबरी नहीं है, लेकिन मैं इन सब स्टेटस वगैरह में कभी भी बिलीव नहीं करता था। मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ और इसीलिए मैंने उससे शादी की। अर्नब की इस बात पर रजत ने बड़ी ही शैतानी हंसी हंसी और बोला, अरे तुम तो बहुत ही सीधे हो अर्नब। उस औरत ने अपने जाल में फंसाकर तुम्हारा बैंड बजा दिया है और तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि वह तुम्हारे साथ वफादार है? बिल्कुल भी नहीं। अरे उसने तो तुम्हें अपने अतीत की आधी सच्चाई ही बताई है। पूरी सच्चाई तो उसने तुम्हें आज तक बताई ही नहीं। तुम खुद सोचो कि अगर वह इतनी ही शरीफ होती तो फिर मेरी पत्नी का मुझसे तलाक क्यों करवाती? इतना कहकर रजत कमरे से बाहर आने लगा तो मैंने देखा, तो मैं तुरंत ही फिर वहाँ से हटकर दूसरे रूम में चली गई। अब तो मेरे हाथ पैर और भी बुरी तरह से कांपने लगे थे। मैं तुरंत ही वहाँ से निकली और घर पहुँच गई। शाम को अर्नब घर वापस लौटे तो उस वक्त वह बिल्कुल शांत थे। वैसे जब भी अर्नब घर लौट कर आते थे तो आते ही मुझे गले से लगा लेते थे, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। काफ़ी देर की खामोशी के बाद वह मेरे पास आए और बोले, सपना, क्या आज मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? मैं उनके आने से पहले ही ये फैसला कर चुकी थी कि आज मैं उन्हें सब कुछ साफ साफ बता दूंगी और फिर अर्नब का जो भी फैसला होगा उसे सुनकर मैं चुपचाप इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैंने तुरंत ही अर्नब से कहा कि मैं जानती हूँ कि आप मुझसे क्या पूछने आए हैं। वो मेरी तरफ हैरत से देखने लगे। मैंने कहा कि आप मेरे अतीत के बारे में जानना चाहते हैं ना? उन्होंने कहा, हाँ, आज मैं एक बार फिर से तुम्हारे अतीत के बारे में जानना चाहता हूँ।
लेकिन आज तुम्हें मुझे अपने अतीत की पूरी सच्चाई बतानी होगी। उसके बाद अर्नब ने कहा कि क्या हमारा जो नया इन्वेस्टर है रजत कपूर, तुम उसे पहले से जानती हो? मैंने सिर हिला दिया। मेरी हाँ ने अर्नब पर बिजली ही गिरा दी थी। उसके बाद वह बोले, इसका मतलब तुम अभी तक मुझे तबीयत खराब होने का बहाना बनाती रहीं और उससे जानबूझकर नहीं मिल रही थी। मैंने एक बार फिर से हाँ में सिर हिला दिया। मैं अपनी नज़रें झुकाए अर्नब के सामने खड़ी हुई थी। उसके बाद अर्नब ने थोड़ा चिढ़ते हुए मुझसे बोला, क्या ये सच है कि रजत का तलाक तुमने ही करवाया था? मैंने एक बार फिर हाँ में सिर हिला दिया। अब तो अर्नब बहुत गुस्सा होने लगे। उसके बाद वो बोले, इसका मतलब रजत मुझसे जो कुछ भी वहाँ पर बकवास कर रहा था वो बकवास नहीं बल्कि सच्चाई थी। इसका मतलब तुमने मुझसे इतना कहते ही अर्नब की जुबान लड़खड़ाने लगी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह वहीं आराम से कुर्सी पर बैठकर मुझसे बोले, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया सपना? मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया था। अर्नब की हालत देखकर मुझसे भी रहा नहीं गया और मैं भी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अर्नब के सामने हाथ जोड़ के कहा कि तुमने रजत कपूर की तो पूरी बात सुन ली, लेकिन तुमने अभी तक मेरी पूरी बात नहीं सुनी है। मैं आज तुम्हें पूरा सच बताऊंगी। उसके बाद तुम जो भी फैसला लोगे वह मैं चुपचाप मंजूर कर लूँगी। सच तो ये था कि अर्नब की जगह अगर कोई दूसरा पति होता तो वह अब तक अपनी पत्नी को घर से निकाल चुका होता और उसकी सफाई में कुछ भी नहीं सुनता। लेकिन मेरा अर्नब बहुत ही सहनशील इंसान था। वह जल्दबाजी में कभी भी कोई फैसला नहीं लेता था। उसके जैसा शांत और बुद्धिमान इंसान मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा था। मैं आज तक जितने भी मर्दों से मिली थी वह सिर्फ ऐसे ही थे जो अपने अहंकार को दूसरों पर थोपने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे और औरतों को तो बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह समझते थे, जिन्हें वह सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे बस। लेकिन मेरा अर्नब जितना ही पैसे वाला था उतना ही ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान था। यही वजह थी कि मैं उसे तहे दिल से प्यार करती थी और अपने आप को इस दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत मानती थी। इसके बाद मैंने अपने अतीत की परतों को एक एक करके खोलना शुरू कर दिया। मैंने अर्नब से कहा, ये तो तुम पहले से ही जानते हो कि मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से आती हूँ और रिजॉर्ट में रूम क्लीनिंग का काम करती थी। मेरे पापा के देहांत के बाद मेरी छोटी बहन और भाई की पढ़ाई का बोझ मेरे ही कंधों पर आ गया था। जिस शहर में मैं काम कर रही थी वहाँ पर मेरी तनख्वाह बहुत ही कम थी, जिसकी वजह से मुझे मुंबई जैसे शहर में नौकरी करने के लिए आना पड़ा। जब मैं यहाँ पहुँची तब मेरी एक औरत से थोड़ी बहुत जान पहचान हुई तो उसने मुझे मुंबई के एक फेमस रिजॉर्ट में रूम क्लीनिंग की जॉब पर लगवा दिया था। उस वक्त मैं तकरीबन 19 से 20 साल के आसपास थी। उस रिजॉर्ट में हर रोज़ न जाने कितने अमीर लोग आते जाते थे और उनके साथ एक से एक खूबसूरत लड़कियां भी आती थीं जो बहुत ही महंगे महंगे कपड़े, जूते और ज्वेलरी पहने होती थीं। ये सब देखकर मेरा भी दिल करता था कि काश मेरे पास भी इतना पैसा होता कि मैं भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन पाती। मेरे साथ काम करने वाली कई लड़कियों के प्रेमी भी थे, लेकिन मुझे कोई भी पसंद नहीं करता था। मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अकेली थी। मेरा रोज़ का सिर्फ यही रूटीन था कि मैं सुबह उठती और अपने ज़रूरी काम निपटाकर रिजॉर्ट जाती और फिर वहाँ लोगों के कमरे साफ़ करती, उनकी फेंकी हुई गंदगी को उठाती, उनके बिस्तरों को झाड़ती, उनके सामान को ठीक करके रखती। पूरा दिन बस ये सब करने के बाद मैं वापस रात में अपने कमरे पर लौट आती। मेरी ज़िंदगी में ना तो किसी का साथ था, ना ही प्यार, ना ही कोई खुशी। एक दिन रजत कपूर इस रिजॉर्ट में आया हुआ था जिसमें मैं रूम क्लीनिंग का काम करती थी। जब मैं रूम क्लीनिंग के लिए उसके कमरे में जाने लगी तो उसके कमरे का दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था और वह किसी लड़की के साथ अपने उन पलों को बिता रहा था। वह सब देखकर मेरे मन में भी कुछ इच्छाएं सी जागने लगीं। वह सब देखकर और सुनकर मुझे वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं खुद अपने जीवन में इस तरह के पलों को जीना चाहती थी। मैं चाहती थी कि काश कोई होता जो मेरे साथ भी ऐसे ही समय बिताता। मैं जब उस हल्के से खुले दरवाजे से अंदर झांक कर देखा तो वह लड़की दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी, क्योंकि उसने बहुत ही खूबसूरत एक ब्लैक कलर की नाइटी पहन रखी थी। कुछ देर उनके पलों को देखने के बाद मुझे लगा कि अब इससे ज़्यादा देखना अच्छी बात नहीं है। वैसे तो मुझे बहुत खुशी मिल रही थी, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया
और चुपचाप वहाँ से वापस लौट आई। रजत कपूर जिस एरिया में रुका हुआ था, उस एरिया के सभी रूम को साफ करने की ड्यूटी मेरी ही थी। जब मैं हर रोज़ उसके रूम को क्लीन करने के लिए जाने लगी तो मुझे उसकी कुछ बातों के बारे में पता चला, जैसे कि वह वहाँ पर किसी बहुत ही बड़ी कंपनी के साथ डीलिंग करने के लिए आया हुआ था, जिससे उसे करोड़ों का फ़ायदा होने वाला था। उसके अलावा उसके लोगों से बात करने के अंदाज से मैंने ये समझ लिया था कि वह बाकी सभी लोगों से तो बहुत अच्छे से बात करता था, लेकिन जब भी उसकी पत्नी का फ़ोन आता था तो वह सिर्फ हाँ या हूँ में ही जवाब देता था और अजीब तरह से बात कर रहा होता था। मुझे तो यही समझ में नहीं आता था कि जब उसकी पत्नी उसके साथ होती है तब तो वह उससे बहुत अच्छे से पेश आ रहा होता है, तब ऐसा कहीं से भी देखकर नहीं लगता कि वह उससे चिढ़ रहा है। लेकिन शायद वह उन लोगों में से था जिन्हें उनकी पत्नियों का बार बार फ़ोन करना पसंद नहीं आता था, इसीलिए वह अपनी पत्नी के फ़ोन से चिढ़ने लगता था। और उसकी पत्नी जब भी कहीं बाहर जाती होगी तो उसे किसी न किसी काम से बार बार फ़ोन करती रहती होगी, इसीलिए शायद वह इस तरह का बिहेव करता था। एक दिन जब मैं फिर से रजत कपूर के रूम की क्लीनिंग करने के लिए पहुंची तो उस दिन भी वह अपनी पत्नी के साथ अपने उन पलों का लुत्फ़ उठा रहा था। ये सब देखकर मुझे अंदर ही अंदर फिर से एक अजीब सी खुशी मिलने लगी थी। मैं भी अपने सपनों में अपने राजकुमार को सोचकर खुश होती और जिस तरह के कपड़े उसकी पत्नी ने पहन रखे होते, उन कपड़ों में खुद को इमेजिन करती रहती थी। अगले दिन जब मैं उसके रूम में क्लीनिंग करने के लिए गई तो सामने खिड़की के शीशे से साफ दिखाई दे रहा था कि रजत उस समय स्विमिंग पूल के पास बैठा हुआ आराम फरमा रहा था। मैं धीरे धीरे उसके रूम की क्लीनिंग करने लगी, जहाँ बहुत सारे गुलाब के फूल और कॉफ़ी के कप रखे हुए थे और काफ़ी सारे परफ्यूम्स की बॉटल्स भी पड़ी हुई थीं। उनकी खुशबू वाकई में बहुत ही अच्छी थी। तभी मैंने जैसे ही बिस्तर को साफ़ करने के लिए उसके ब्लैंकेट को उठाया, उसके नीचे से वही नाइटी निकली जो उस रात को उसकी पत्नी ने पहन रखी थी। वह नाइटी देखकर न जाने मुझे क्या हो गया, मेरे दिल में अरमान जगे और मैं मन ही मन ये सोचने लगी कि इस जन्म में तो शायद ही है जो मुझे इस तरह का कुछ पहनने को मिले। फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुरंत ही उस तरफ बढ़ी जिधर बाथ टब था। बाथ टब रूम के हिस्से में ही था जिसे एक पर्दे से बांट दिया गया था। मैंने वह नाइटी पहन ली और मैं जैसे ही नाइटी पहनकर खुद को आईने में देखने लगी और अपने बालों को संवारने लगी कि तभी मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि उस आईने से मैंने अपने पीछे रजत कपूर को खड़ा हुआ देखा। उसने जैसे ही मुझे उस नाइटी में देखा वह बुरी तरह से मुझ पर चिल्लाया कि तुम्हारे जैसी 2 टके की लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई इतनी महंगी नाइटी पहनने की, तुम्हारी इसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई। और उसने एक झटके से ही उस नाइटी को इतनी कस के पकड़ के खींचा कि वह दोनों तरफ के मेरे कंधों से फट गई और तुरंत ही उतरकर नीचे गिर गई। मैं उसके सामने जिस तरह से आई कि मेरी भी चीख निकल गई। इतना कहते कहते मेरा गला भर आया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। अर्नब मुझसे पूछने लगे, आगे क्या हुआ सपना, मुझे बताओ। अर्नब को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वह बोले, क्या रजत कपूर ने तुम्हारे साथ कुछ किया था? बताओ सपना, मुझे बताओ। लेकिन मैं उस वक्त अपनी तकलीफ़ से इतना भर चुकी थी कि बुरी तरह से सुबक रही थी और लड़खड़ाते हुए शब्दों से मेरे मुंह से ये निकला कि उसने मेरे साथ, लेकिन मैं आगे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। इसके बाद अर्नब ने मुझे शांत कराया और पानी पीने के लिए दिया। जब अर्नब ने देखा कि मैं ये बात बोल ही नहीं पा रही हूँ तो उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो मुझे यह सब मत बताओ, क्योंकि शायद मैं भी ये सब सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा और अभी के अभी उस रजत कपूर का खून कर दूँगा। उसके बाद अर्नब ने मुझसे कहा, तो फिर तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि तुमने उसका तलाक करवाया, लेकिन आखिर क्यों और कैसे? तो मैंने अर्नब को आगे की बात बताना शुरू किया। मैंने कहा कि उसने मेरे साथ उस दिन जो कुछ भी किया उसके बाद मैं बुरी तरह से बिखर गई थी, लेकिन वह सब करने के बाद भी उसे चैन नहीं मिला था। उसने मेरे मैनेजर को मेरी शिकायत कर दी और मेरे पूरे स्टाफ के सामने मुझे पूरी तरह से बेइज्जत किया। मेरे मैनेजर ने मुझसे इस बात से खफा होकर मुझे नौकरी से निकाल दिया और मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दिया कि 2 दिन में मैं वहाँ पर अपना काम अच्छे से निपटा कर फिर वहाँ से रिज़ाइन देकर चली जाऊँ। इतनी अच्छी जॉब उस रजत कपूर की वजह से मेरे हाथ से चली गई थी।
मैंने अपने मैनेजर को कई बार समझाने की कोशिश की कि रजत कपूर ने मुझ पर जो भी इल्ज़ाम लगाए हैं वह सारे झूठे हैं, लेकिन आखिर एक गरीब की आवाज़ कौन सुनता है। इतने समय से मैं वहाँ पूरी मेहनत और लगन से काम कर रही थी, लेकिन मेरे मैनेजर को वह सब दिखाई ही नहीं दिया। उसे तो सिर्फ अपना अमीर कस्टमर दिख रहा था और उसे खुश करने में ही उसे खुशी मिल रही थी। मेरे स्टाफ के लोगों ने भी सारी गलती मेरी ही निकाल दी कि मुझे इतने बड़े सपने देखने ही नहीं चाहिए थे और इतना महंगा कपड़ा छूना तक नहीं चाहिए था। उस रात मैं बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि अब दोबारा इतनी अच्छी सैलरी की जॉब मिलना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और दूसरा, उस कपूर ने मेरे साथ जो कुछ भी किया था वह मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं यही सोच रही थी कि क्या गरीब की कोई इज्जत नहीं होती, उसका कोई भी मान सम्मान नहीं होता। इसीलिए मैंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं रजत कपूर को छोड़ूंगी नहीं। उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं उसे सबक सिखाकर ही मानूंगी, ताकि वह दोबारा कभी भी पूरी ज़िंदगी में किसी भी गरीब के साथ इस तरह की हरकत करने से पहले 1000 बार सोचे। अगले दिन जब मैं रिज़ॉर्ट पहुंची तो मुझे पहले से ही पता था कि आज उसकी करोड़ों की डील होने वाली है, जिसकी मीटिंग की वह तैयारी कर रहा था। मैं जैसे ही उसके रूम में पहुंची तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। मैंने जब फ़ोन उठाया तो मैं दंग रह गई, क्योंकि उस तरफ से उसकी बीवी बोल रही थी, जिसने कहा कि रजत अपनी पत्नी को मुंबई जाकर तो बिल्कुल भूल ही गया है, लेकिन वह उसे वहाँ बहुत मिस कर रही थी और इसीलिए आज वह थाईलैंड से दोपहर 3 बजे इस रिज़ॉर्ट में उससे मिलने आ जाएगी। मैंने सिर्फ हूँ हाँ में ही जवाब दिया, जिस तरह से रजत हमेशा से अपनी पत्नी को जवाब देता था, और फ़ोन रख दिया, क्योंकि इतना तो मैं अब तक देख ही चुकी थी कि रजत अपनी पत्नी से किस तरह से बात करता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि रिज़ॉर्ट में रजत कपूर जिस लड़की के साथ इतने दिनों से रह रहा है वह उसकी पत्नी नहीं बल्कि प्रेमिका थी। इसका मतलब वह अपनी पत्नी को भी धोखा दे रहा था। अब मैंने इस बात का भी फ़ायदा उठाने की सोच ली और इस बारे में किसी को भी नहीं बताया कि उसकी पत्नी आज वहाँ आ रही है। उसके बाद मैंने उसके बैग से सारे कपड़े निकाल कर ख़राब कर दिए, उन पर इंक छिड़क दी और उसके जूते में ग्लास की कांच फोड़ फोड़ कर डाल दी और मोजों में भी थोड़ी सी कांच अच्छे से पीस कर भर दी, और जो बाथ टब था उसमें भी रूम क्लीनर डाल दिया। जब मैंने उसके कमरे में यहाँ वहाँ पर और छानबीन की तो मुझे वहाँ उसकी कुछ फाइल्स मिली। वह उसके काम से जुड़ी हुई ज़रूरी फाइल्स थीं। मैंने उन फाइलों के कागज़ों पर भी इंक और चाय छिड़क दी। उसने अपने पीने के लिए वहाँ पर जूस मंगवा कर रखा हुआ था। मैंने उस जूस में उल्टी होने वाली दवा मिला दी और फिर मैंने उस रूम को बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया और सब कुछ ऐसा कर दिया जिससे उस कमरे में आने के बाद उसे ज़रा सा भी इस बात का शक ना हो कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। इसके बाद मैं चुपचाप उसके रूम से बाहर निकल गई। थोड़ी ही देर के बाद रजत कपूर अपने रूम में गया और मेरे प्लान के मुताबिक ही सारी चीज़ें वहाँ होने लगीं। वह बुरी तरह से रूम के अंदर चीख चिल्ला रहा था। उसके पास कोई भी ठीक ठाक कपड़े नहीं बचे थे। उसने मेरे मैनेजर को फ़ोन करके अपने रूम में बुलाया और जब वह रूम से बाहर निकला तो मैंने देखा कि वह मेरे ही मैनेजर के कपड़े पहने हुए था। वह अजीब से कपड़े पहनकर मीटिंग के लिए जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने तेज़ी से चलना शुरू किया तो उसके जूते और मोजों में जो पड़ी हुई कांच थी उसके पैरों में घुसने लगी। उसके बाद उसने उन जूते और मोज़ों को निकाल कर फेंक दिया, लेकिन क्योंकि कांच बहुत महीन थी और वह पूरी तरह से उसके पैरों में घुस चुकी थी, इसीलिए उसके पैरों से लगातार खून निकल रहा था। इस वजह से जैसे तैसे वो लंगड़ा लंगड़ा कर मीटिंग रूम की तरफ जा रहा था। तभी मैंने देखा कि उसकी जो प्रेमिका थी वह घबराई हुई उसके रूम के अंदर गई। शायद वह रजत कपूर को ढूंढ रही थी, लेकिन वह तो पहले ही वहाँ से जा चुका था। फिर वह हड़बड़ा कर नीचे की तरफ भागी। मैं भी तुरंत ही उसके पीछे मीटिंग रूम के बाहर पहुँची, लेकिन मेरे पहुँचते ही जो लोग वहाँ मीटिंग के लिए अभी कुछ देर पहले आए हुए थे वह तो वहाँ से जा चुके थे। इसका मतलब साफ था कि ये मीटिंग कैंसिल हो चुकी थी। रजत कपूर लड़खड़ाता हुआ और बहुत बुरी हालत में रोता हुआ बाहर निकला। वह अपना सर पीट रहा था कि मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तभी उसकी प्रेमिका भागते हुए उसके पास आई और बोली कि तुम मीटिंग के लिए टाइम पर क्यों नहीं आए, उन लोगों ने ये डील कैंसिल कर दी। वह कहने लगी कि जिस इंसान को समय की कदर नहीं है
और जो पहली मीटिंग में ही इस तरह का रुख अख्तियार कर रहा है, ऐसे इंसान के साथ हम डील नहीं कर सकते। उसकी प्रेमिका उस पर बुरी तरह से चीख रही थी, जिससे वह भी चीखने लगा कि अब मैं बर्बाद हो चुका हूँ। फिर तभी उसकी प्रेमिका ने जब उसकी बिगड़ी हुई हालत देखी और देखा कि उसके पैरों से तो खून निकल रहा है, तो वह उससे तरह तरह के सवाल जवाब करने लगी। लेकिन रजत कपूर बुरी तरह से चिल्ला रहा था। उसके बाद वह उसे सहारा देकर उसके कमरे में लेकर गई और मैनेजर से डॉक्टर को बुलाने को कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब तक उस जूस ने अपना काम क्यों नहीं किया। मैं रजत कपूर और उसकी प्रेमिका के रूम के अंदर जाने के बाद उसके कमरे के बाहर ही खड़ी हो गई और मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। तभी मैंने देखा कि उसकी प्रेमिका उसे शांत कराने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त रजत कपूर ने अचानक से उसके कपड़ों पर उल्टी कर दी, जिससे उसकी प्रेमिका बुरी तरह से बौखला गई और चिल्लाने लगी कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम ये क्या कर रहे हो? उसकी प्रेमिका के कपड़े बुरी तरह से खराब हो चुके थे, इसीलिए उसकी प्रेमिका ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और इधर रजत भी दर्द से तिलमिला रहा था। उसका बीपी बढ़ चुका था, उसे बहुत तेज पसीना आ रहा था। इस वजह से वह भी अपने कपड़े उतार कर इधर उधर घबराहट के मारे बिस्तर पर लेट गया। तभी सामने से मुझे एक औरत बड़ा सा गिफ्ट का बॉक्स और ट्रॉली बैग लेकर आती हुई दिखाई दी। वह दंदनाती हुई रजत कपूर के रूम की तरफ ही चली आ रही थी। मैं तुरंत ही वहाँ से पीछे हटी और बाहर के दरवाज़ों को साफ करने का नाटक करने लगी। वो जैसे ही अंदर गई, अंदर का नज़ारा देख करके तो उसके होश ही उड़ चुके थे। मुझे बहुत ही ज़ोरदार 2-4 तमाचों की बाहर आवाज़ आई और रजत बुरी तरह से चीख रहा था कि कामिनी, एक बार मेरी बात तो सुनो। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये मेरी प्रेमिका नहीं है। उसकी पत्नी ने चिल्लाकर कहा कि अगर ये तुम्हारी प्रेमिका नहीं है तो इस वक्त ये तुम्हारे साथ रूम में, वह भी इस तरह की हालत में क्या कर रही है? ये तुम्हारी कौन सी मीटिंग हो रही है जहाँ पर इसने अपने कपड़े उतार कर रखे हुए हैं? इधर जब रजत की प्रेमिका ने ये सुना कि वह उसे अपनी प्रेमिका मानने से ही इनकार कर रहा है, तो वह भी बुरी तरह से बौखला गई और उसने भी रजत को पीटना शुरू कर दिया। ये सब सुनकर मेरे दिल को उस वक्त जो ठंडक मिल रही थी वह मैं बयां नहीं कर सकती थी कि रजत को उसके किए की सज़ा मिल रही थी। उसकी पत्नी ने तुरंत ही ऐलान कर दिया कि अब वह उसे तलाक दे देगी और दोनों औरतें तुरंत ही कमरे से बाहर निकल गईं और रजत उनके पीछे भागा। वो उन्हें समझाने की कोशिश में उनके पीछे चला जा रहा था और फिर वह वहीं लॉबी में गिर पड़ा। वह वहीं पड़े पड़े ही बुरी तरह से सुबक रहा था। मैं धीरे से रजत के पास गई और फिर मैंने उससे कहा कि आज के बाद अगर किसी भी गरीब की इज्जत के साथ तुमने इस तरह का खेल खेला तो समझ लेना ये तुम्हारा सबक था। और फिर मैं वहाँ से इस्तीफ़ा देकर चली आई। मेरी बात सुनकर अर्नब ने कहा कि तुमने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। सपना, ऐसे गिरे हुए इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। दूसरों के चरित्र पर वह जिस तरह से उंगली उठा रहा था, पहले उसे अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। मैंने अर्नब से कहा कि क्या अब भी तुम ये जानना नहीं चाहते हो कि उस दिन रजत ने मेरे साथ क्या किया था? अर्नब ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि मुझे अब कुछ भी नहीं जानना। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे। मेरे इतना कहते ही मेरे पीछे से मेरी सास की आवाज़ आई। वह मेरी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मुझे सब कुछ जानना है कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मेरी सास मेरे कमरे के बाहर कब आ गई थी, हम दोनों को पता ही नहीं चला। अर्नब ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी सास उस वक्त बहुत गुस्से में थी और उन्होंने कहा कि मुझे आज हर हाल में पूरा सच जानना ही जानना है। उसके बाद मैंने उन्हें बताना शुरू किया कि रजत कपूर ने जब मुझे इतनी महंगी नाइटी पहने हुए देखा तो उसने गुस्से में चिल्लाकर उस नाइटी को खींचकर फाड़ दिया और मैं फिर बिना कपड़ों के उसके सामने आ गई। शर्म के मारे मैं तुरंत ही नीचे झुकी और पास ही पड़े हुए मैंने अपने कपड़े उठाकर पहनना शुरू कर दिया। लेकिन वह इतना बेरहम निकला कि उसने मुझसे मेरे कपड़े छीन लिए और उन्हें उठाकर दूर फेंक दिया। मैं उसके सामने रहम की भीख मांगने लगी कि वह मेरे कपड़े मुझे वापस लौटा दे, लेकिन उस वक्त उसने मेरी एक भी ना सुनी। वो मुझसे बोला कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी कि तुम इतनी महंगी नाइटी को हाथ भी लगाती, लेकिन फिर भी तुमने उसे पहना और ऐसा करके तुमने सबसे बड़ा गुनाह किया है। तुम्हारे जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ।
जो अमीर घर के आदमियों के आगे खुद को रखने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं ताकि उनसे कुछ पैसा ऐंठ सकें। तुम में और कोठे वालियों में कोई भी फ़र्क नहीं है। उस वक्त अपनी तुलना एक कोठे वाली से होते देख मैं बुरी तरह से उस पर चिल्लाई कि अपनी ये बकवास बंद करो। मैंने पास ही टंगे हुए पर्दे से खुद को छुपा लिया। इसके बाद वह मुझ पर हंसते हुए बोला कि अपना ये नाटक बंद करो। हर रात न जाने कितने मर्दों को तुम उनके कमरों में जा जाकर फंसाती होगी और मेरे सामने यहाँ पर सीधी सादी बनने का ड्रामा कर रही हो। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि इस बार तुम्हारा किस रईस इंसान से पाला पड़ा है। तुम्हें तो मैं सबक सिखाकर ही रहूँगा। उसके बाद उसने वह पर्दा भी मुझसे छीन लिया और अपना फ़ोन निकाल कर मेरा वीडियो बनाने की कोशिश करने लगा। ये सब देखकर तो मेरे होश ही उड़ चुके थे। मैंने तुरंत ही झटके से उसे धक्का दिया और उसका फ़ोन उससे छीन लिया, लेकिन वह तुरंत ही संभल गया और मेरे साथ छीना झपटी करने लगा। मैंने उसका फ़ोन बाथ टब में फेंक दिया। ये देख कर के तो वह और भी बुरी तरह से बौखला गया और मुझे बहुत ही गंदी गंदी बातें कहने लगा जिन्हें मैं अपनी ज़ुबान तक पर भी नहीं ला सकती। मैं लगातार रोए चली जा रही थी और वह मुझे बहुत कुछ बुरा बुरा सुनाता जा रहा था। मैं यही सोच रही थी कि क्या गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है? क्या किसी गरीब की कोई इज्जत नहीं होती? उसके बाद उसने मेरे कपड़ों पर अपना मूत्र कर दिया और उस पर थूका भी और फिर बोला कि तुम्हारे जैसी लड़कियों की यही औकात है। तुम 2 कौड़ी की लड़की हो, ऐसे ही कपड़ों के काबिल हो, ना कि इस खूबसूरत और महंगी नाइटी के। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि अब मेरे इस आलीशान कमरे से निकल जाओ। पता नहीं कैसे कैसे घटिया और गिरे हुए गरीब कीड़े मकोड़ों को काम पर रख लिया जाता है, जो इतनी हाई फाई लाइफ स्टाइल देखकर बिल्कुल पगला ही जाते हैं और खुद को जगह जगह पर बिस्तर पर परोसने लगते हैं। मैंने अपने वह कपड़े उठाए तो वह कपड़े पूरी तरह से गंदे हो चुके थे, लेकिन मेरी मजबूरी थी क्योंकि मैं रूम से बिना कपड़ों के निकल नहीं सकती थी और फिर मजबूरन मैंने वही गंदे कपड़े पहने और वहाँ से रोते हुए बाहर निकल गई। मेरी इज्जत पूरी तरह से खाक में मिल चुकी थी और मेरे अंदर का आत्मविश्वास भी टूट गया था। इस सब से भी जब उसका पेट नहीं भरा तो अगले दिन उसने मेरी शिकायत मैनेजर से की और वही सब बातें उसके सामने भी दोहराईं और मुझे मेरे पूरे स्टाफ के सामने जलील किया। उसने जो भी मेरे साथ किया वह आज तक मैं कभी भूल नहीं पाई हूँ। ये कहते हुए मैं फूट फूट कर अर्नब के सामने रो रही थी। तभी मुझे अर्नब ने गले से लगा लिया। उन्होंने कहा कि बस करो सपना, अब तुम एक भी आंसू नहीं बहाओगी। तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब और नहीं। मेरी सास ने भी मुझे आकर गले से लगा लिया। ये देखकर मैं थोड़ा हैरत में पड़ गई। वह मुझसे बोली, मेरी बच्ची, मैंने जानबूझकर तुम्हारे अंदर भरा हुआ ये दर्द निकलवाया ताकि मैं चाहती थी कि तुम एक बार इस दर्द को अपनी ज़ुबान से बयां करो और जी भर के रो लो और हमेशा हमेशा के लिए इस दर्द को भूल जाओ। उस आदमी ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वह उस आदमी की अपनी औकात थी जो उसने दिखा दी थी। सच में उस रात मैं कई सालों के बाद थोड़ा सुकून से सोई थी क्योंकि मैंने पहली बार अपने साथ हुई उस ज्यादती को रो रो कर सबको बताया था और अपने दिल का बोझ हल्का किया था। अर्नब ने मुझसे कहा कि तुमने उस आदमी के साथ जो भी किया बिल्कुल ठीक किया, बल्कि वह तो इससे भी ज़्यादा सज़ा पाने का हकदार था। इसके करीब 1 महीने के बाद मैं अपने ऑफिस गई। मैं जैसे ही दरवाजे से अंदर पहुंची थी कि तभी मुझे सामने सोफे पर रजत कपूर बैठा हुआ नज़र आया। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी हालत बहुत ख़राब है। उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी और कपड़े भी बहुत ही अस्त व्यस्त थे। उसने जैसे ही मुझे देखा वह मेरी तरफ तुरंत ही लपका, जैसे कि वह वहाँ पर मेरा ही पहले से इंतज़ार कर रहा था और मेरे पैरों पर आकर गिर गया और रो रो कर मुझसे माफ़ी मांगने लगा कि सपना, तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं दौलत के नशे में चूर होकर तुम्हारे साथ ना जाने क्या क्या किया और ना जाने क्या क्या कह दिया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का अच्छे से एहसास हो गया है। इसीलिए प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। वह किसी पागल की तरह बिहेव कर रहा था और एक ही रट लगाया जा रहा था कि अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो अर्नब मुझे माफ़ कर देगा। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि वह यह सब क्यों कर रहा है, लेकिन वह तो जैसे अपना दिमाग का संतुलन ही खो चुका था। उसके बाद तभी अर्नब वहाँ पर आ गए और उन्होंने सिक्योरिटी से कहकर रजत कपूर को धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकलवा दिया। मुझे तो ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है और यहाँ पर हो क्या रहा है। मैंने अर्नब से पूछा कि आखिर ये सब क्या है।
इसकी हालत ऐसी कैसे हो गई है। अर्नब ने बताया कि उन्होंने रजत कपूर के सारे शेयर्स खरीद लिए हैं और इसका बंगला भी नीलाम करवा दिया है जो कि लोन पर था और अब वह सड़क पर आ चुका है। मैंने अर्नब से कहा कि लेकिन तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत ही क्या थी। अर्नब ने कहा कि ज़रूरत थी, उसे कम से कम अब यह एहसास तो होना चाहिए कि दौलत के नशे में उसने एक औरत की बेइज्जती करके कितना बड़ा गुनाह किया है और उसकी ये सज़ा उसके गुनाह के बदले में बहुत छोटी है। लेकिन अभी तो इसकी सज़ा की बस ये सिर्फ छोटी सी शुरुआत है। अब आगे देखना कि मैं इसका क्या हाल करता हूँ। अर्नब ने मुझे तुरंत ही गले से लगा लिया और मेरे हाथों को चूमते हुए कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सपना, और तुम्हारी इज्जत से बढ़कर मेरे लिए दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैं अर्नब की आंखों में फ़क्र से देख रही थी और सोच रही थी कि इस आदमी ने मुझे फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है और मुझे कितना खुश नसीब बना दिया है। और आज की इस अहंकारी दुनिया में अर्नब ने एक उदाहरण पेश किया है कि इंसान को अपने पैसों के नशे में खोकर कभी किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वक्त बदलता है तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।